मार दो, चीर करके फेंक दो और वो फिर दोबारा जीवित हो जाए तो मारने वाले की हालत क्या होगी? भीम की बुरी हालत होगी। सोचने लगे जब मैंने इसे चीर कर फेंक दिया और ये मरा नहीं, इसका मतलब है कि अब तो मैं ही मारा जाऊंगा। सुबह से शाम तक फिर युद्ध चलता रहा। कई बार भीम ने ऐसा किया, लेकिन वो बार बार संधि हो जाता है, जुड़ जाता है। तब तक शाम का समय हो गया, युद्ध बंद हो गया। शाम को जरासंध ने फिर जाकर के स्नान कराया, भोजन कराया, पैर दबाया। सुबह फिर भोजन कराया, फिर युद्ध चालू हुआ। भीम ने कहा कि प्रभु जी मैंने तो आज वैसा ही किया जैसा आपने किया। गोविंद कहने लगे दादा भीम जी आप देखते तो हो लेकिन गौर से नहीं देखते। जब तक गौर से मेरी तरफ नहीं देखोगे तब तक विजयश्री हाथ नहीं लगेगी। बोले तो आज गौर से देखेंगे। फिर युद्ध शुरू हुआ। फिर भीम जी जरासंध से नीचे जाते हैं। श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, भीम जी नीचे है, जरासंध ऊपर से ताकत लगा रहा है। भीम ने देखा गोविंद की तरफ, गोविंद ने फिर वही किया, तनका लिया, चीरा, विपरीत दिशा में दोनों तन को कुछ फेंक दिया। भीम की समझ में आ गया, ताकत लगा करके भीम निकले हैं, जरासंध को पकड़ा, दोनों पैरों को पकड़ करके बीच में से चीर दिया, दोनों हिस्सों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। दोबारा उसका संधि नहीं हुई, जरासंध का प्राणांत हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्तजनों, इस तरह से जरासंध का वध हुआ है। जरासंध का वध करके भगवान श्याम सुंदर, भीम और अर्जुन वहां से वापस द्वारका में चले जाते हैं। सुखदेव भगवान की अनेकानेक लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित भगवान की कथाओं को पाठ कर रहे हैं। और याद रखना भक्तजनों, जिस चीज को आपने एक बार कानों के माध्यम से पी लिया, यानी सुनी हुई चीज को तो हम भूल सकते हैं, लेकिन एक बार अगर अंतरात्मा में, हृदय रूपी सागर में उसे पी लिया तो फिर भूलने की शंका नहीं रहती। भूल नहीं सकते फिर उसे। बताते हैं सुखदेव जी राजन, इधर अयोध्या में यदुवंशियों का समय प्रेम पूर्वक बीत रहा है। भगवान श्याम सुंदर और बलराम द्वारका में रह रहे हैं। राजन, इधर अरणत नगरी के नरेश जो थे महाराज रेवत, जिनकी कन्या का नाम था रेवती, वो रेवती सतयुग में पैदा हुई। पूरा सतयुग बीत गया, पूरा त्रेता बीत गया, पूरा द्वापर बीत गया। द्वापर के अंतिम चरण में, यानी द्वापर का भी अंतिम होने वाला था, द्वापर के अंतिम चरण में जाकर के महाराज रेवत ने अपनी कन्या रेवती का विवाह बलराम जी के लिए किया। महाराज परीक्षित तुरंत बोल पड़े, गुरुदेव ऐसा कैसे हो गया? सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर के अंतिम चरण में जाकर के विवाह किया, ऐसा कैसे हुआ? थोड़ा विस्तार से समझाइए गुरुदेव। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, महाराज रेवत के आंगन में कन्या का जन्म हुआ। वो रेवती देखने में बहुत सुंदर थी। धीरे 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 चंद्रमा की कलाओं की तरह दिन दोनी रात चौगनी वो गुड़िया बढ़ने लगी आंगन में। भक्तजनों, और जब समय गुजरता चला गया है तो रेवती विवाह के योग्य हो गई। विवाह की योग्य हुई है तो महाराज रेवत की अर्धांगिनी ने, महारानी ने ये कहा है,
सोचा है हमने कि हमारी बेटी विवाह योग्य है, और घर में बेटी जब विवाह योग्य हो जाए तो उसके पीले हाथ कर देना ही उचित होता है। अन्यथा बताया जाता है विद्वानों के द्वारा कि अगर घर में बेटी विवाह योग्य है और विवाह नहीं किया है तो माता पिता को दोष लगता है। यही बात सोच करके महारानी ने महाराज को बुलाया, रेवत को बुलाया है, और रेवत को बुला करके अपने मन की बात कही है। प्रभु, आज मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। क्या? तो रेवती की मां कहने लगी, महाराज, अपने आंगन में जो रेवती है वो विवाह के योग्य हो गई है, और मेरा विचार ये है कि मेरे पति प्राण प्यारे। रेवती की मां बोली, महाराज, मेरे पति प्राण प्यारे, श्यामी है घर में मेरी रानी। बोली है रेवती की मां, अरे हाथ जोड़े महारानी बोली, सुनियो विनय हमारी। श्यामी बेटी भई हमारी, श्यामी बेटी भई हमारी, भवानी मेरी नैया के सहारे, मेरी नैया के सहारे, तुम्हारी है घर में मेरी रानी। मेरे पति प्राण प्यारे, श्यामी है घर में मेरी रानी। अरे तेरी सुन के कब राजा ने तुरंत राय समझाई, और चिंता मत करियो महारानी, चिंता मत करियो महारानी, जल्दी मानो बचन ये हमारे, श्यामी है घर में मेरी रानी। महाराज रेवत कहने लगे कि देवी जी, आपका कथन अटल सत्य है, और जितनी जल्दी हो सकेगी हम अपनी बेटी रेवती का विवाह अवश्य करेंगे। ये आश्वासन दिया है अपनी अर्धांगिनी को, महारानी को, भक्तजनों। लेकिन वो कहते हैं कि समय से पहले कभी कुछ नहीं होता, और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है। कुछ ऐसा ही था। तो याद रही नए भूख को वो रानी की बात, और ब्रह्मा जी के पास में बैठत थे दिन रात। ब्रह्मा जी की सभा में प्रत्येक दिन आया जाया करते थे, वहीं बैठते थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ जो कि महाराज को बात याद ही नहीं रही। दिन और रात ब्रह्मा जी की सभा में रहना उन्होंने शुरू कर दिया।
इन्हीं सब बातों में धीरे 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 समय गुजर गया और केवल सतयुग नहीं, याद रखना भक्तजनों, 3 युग बीत गए। अरे बीत गए युग 3 भये मेरे भाई, तोले की साथ की हुई गई रे बिटिया की लंबाई। ऐसा ही नहीं लोगे, अरे बीत गए युग 3 का भूख मलिन सुनो मेरे भाई, चली की साथ की हुई गई रे बिटिया की लंबाई। अरे सुनो सभा के भात धूप गुलाब सोच लो छाई, क्या बात है रावण मस्तानी। अरे सुनो सभा के भात धूप गुलाब सोच लो छाई, तब ब्रह्मा जी ने उनसे याद रखना भक्तजनों, महाराज को याद कुछ नहीं रहा। 3 युग बीत गए, तब तक रेवती की लंबाई 21 हाथ की हो गई। ब्रह्मा जी से महाराज रेवती ने प्रश्न किया, बाद में जब याद आया कहने लगे मुझे अपनी बेटी का विवाह कहाँ करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मुझे अपनी बेटी के योग्य वर कहाँ मिले, क्योंकि मेरी बेटी की लंबाई 21 हाथ की हो चुकी है और साधारण इंसान की लंबाई अपने हाथ से करीब 3.5 हाथ होती है, बहुत फर्क है। अब कैसे हम अपनी बेटी का विवाह करें और किसके साथ करें, कौन स्वीकार करेगा हमारी बेटी को। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि चिंता नहीं कर रहे, तुम्हारी रेवती के लिए वर हमारी नजर में है। बोले कहां? बोले ऐसा करिए कि द्वारका में रहने वाले श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के लिए अपनी बेटी का विवाह कर दो। बोले बात बन जाएगी? बोले बिल्कुल बन जाएगी। महाराज ने खुशी से झूमते हुए लौट करके आए और आकर के महारानी से ये कहा है कि महारानी जी, ब्रह्मा जी ने ये कहा है कि हम अपनी बेटी का विवाह द्वारका में रहने वाले बलराम के लिए करें तो अच्छा है और विवाह हो भी जाएगा। महारानी कहने लगी कि महाराज मैंने तो आपसे बहुत दिन पहले कहा था, लेकिन आप हैं कि आप ध्यान ही नहीं दे रहे मेरी बातों पर। भक्तजनों, उसी समय नाई और ब्राह्मण को बुलवाया गया। नाई और ब्राह्मण को बुलवाया है तो माल खजाना गाड़ियों में लगवा दिया और उनसे यह कहा कि आप जाइए द्वारका, श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के लिए टीका भेंट करके आइए, टीका चढ़ा करके आइए। भक्तजनों, नाई और ब्राह्मण चले गए। पहले रीति थी हमारे पूर्वजों की कि नाई और ब्राह्मण ही जाया करते थे,
जैसा लड़का होता था, जैसा खानदान होता था, वो जैसा देख करके चले आते थे, सब लोग उसे मंजूर करते थे, वो सब स्वीकार करते थे। आज के समय में ऐसा नहीं। आज के समय में तो बदलाव बहुत आ गया। समझदार लोगों की बात कर रहा हूं, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, किसी की बेटी किसी बहन को देखने के लिए जाते हैं, 4 से 10 लोग तो जाते हैं, और वहां जाकर के पसंद भी आएगी या फिर थोड़ी बहुत कमी होगी तो वहां कुछ नहीं कहेंगे। चलने के लिए तैयार होंगे तो ये और कहेंगे कि हम जाकर के फोन कर देंगे, आपको फोन पे बता देंगे। हाँ, वहां कुछ नहीं बताएंगे, फोन पे बता देंगे। भक्तजनों, बताते हैं सुखदेव जी राजा नाई और ब्राह्मण चले हैं माल खजाना लेकर के द्वारका में जाकर के पहुंचे। श्याम सुंदर ने इनका बड़ा ही सम्मान किया, सुंदर आसन डालकर बैठा लिया। बलराम जी उग्रसेन की सभा में बैठे हुए थे। श्याम सुंदर ने पूछा कि आप कहां से आए, कैसे आए? बोले हमें अरड़क नगरी के महाराज रेवत ने भेजा है, और ये जो माल खजाना आप देख रहे हैं, हम आपके बड़े भाई बलराम के लिए टीका चढ़ाना चाहते हैं। वो अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे बड़े भाई के लिए करना चाहते हैं, और के लिए टीका भेजा। और जैसे गोविंद को ये पता चला कि हमारे बड़े भाई का विवाह होगा, अरे भैया गोविंद वहां से भागे, सभा में जाकर के पहुंचे। भैया भैया की आवाज लगाते हुए बलराम के पास पहुंचे और कलाई पकड़ी की चलो भैया, किसी को कुछ नहीं बताया। बलराम कहने लगे कि इतनी बुरी तरीका से चिल्ला क्या, चलो बहुत अच्छा काम है। हाँ, होना क्या है? अरे तो मैं बता देंगे चल के। सभा से बाहर आ गए तब तक। बोले क्यों, बात क्या है? अरे हमारे हाँ, अब तुम्हारा विवाह होगा, भाभी घर में आएगी, इससे भी कोई बड़ी खुशी की बात होगी। गोविंद बोले कि सुन लो भैया, अब चले न कोई इनकार, और घर आवेगी भौजाई तसे हुई भगवान गोविंद कहने लगे कि भैया जी सुन लो बताऊं भैया, अब चले कोई घर आवेगी भौजाई फंसे हुई। भगवान बोले गिरधारी बोले सुनो भ्राता मेरे, आवे घर नारी होले सुख गले। भगवान श्याम सुंदर ने लिखा है कि भैया अब तुम्हें विवाह करना होगा, कि वो नाई और ब्राह्मण टीका लेकर के आ चुके हैं। बलराम जी कहने लगे तो ठीक है। उग्रसेन को जाकर के बताया, देवकी वसुदेव को पता चला है। भक्तजनों, सभी यज्ञवंशियों के बीच में धूमधाम के साथ में बलराम के लिए
नाई और ब्राह्मण ने टीका चढ़ाया। महान खुशी है। देव की वसुदेव अति प्रसन्न है, सोच रहे हैं अब तो घर में चलो बहू आएगी। नाई और ब्राह्मण को उचित दक्षिणा देकर के घोड़ा कर दिया और कह दिया कि जाओ महाराज देव से कह देना तैयारियों में लग जाए। जो तिथि दी गई थी तिथि निश्चित हुई। इधर लौट करके नाई और ब्राह्मण आए। अरण्यत नगरी में तैयारियां चल रही भक्तजनों। और जिस घर में किसी बहन बेटी का विवाह होता है, दो चार रिश्तेदारों में से आती हैं कन्याएं, उसकी सहेलियां, गांव की सहेलियां होती हैं, सभी आंगन में आकर के इकट्ठी हो जाती है, आपस में बातें करने लगती है। क्योंकि घर घर खेली बातें सुनो सभा के भ्रात, सखियन संग में रेवती रहे खुशी के साथ। पूरे नगर में बात फैल गई कि महाराज रेवत फलानी तिथि का विवाह करने वाले हैं श्याम सुंदर के बड़े भाई बलराम के साथ। सहेलियों के साथ में एक दिन रेवती बैठी हुई थी शाम के समय, तो सहेली आपस में बातें करने लगी कि बहन कुछ दिनों में आपका विवाह हो जाएगा, आप हमें छोड़ करके चली जाएगी। और सहेलियां बोली कि सुन ले धूप की दुलारी, सुन ले धूप की दुलारी, प्यारी सहेली मेरी देवती। बोली है सहेलियां की बहन बहुत याद आएगी तुम्हारी, तुम्हें हमें छोड़ करके चली जाओगी। अरे रोज रही तू संग हमारे, छोड़ी हम तू तो रहे के संग, तू तो रहे पति के संग, हमको याद हमें कम है पति प्यारी सहेली मेरी। अरे सखियों मंगल चार कर रही, घर घर धूप मचाई, धीरे धीरे घड़ी बहू, धीरे धीरे घड़ी बहू शादी वाली। उत्तमे कहेगी प्रधानी, उत्तमे कहेगी प्रधानी, प्यारी सहेली मेरी। धूमधाम से तैयारियां हो रही हैं। सहेलियों ने रेवती से यही कहा कि भाई कुछ दिनों बाद तू हमें छोड़कर के चली जाएगी, हम अकेली रह जाएं। इसी तरीका से प्रतिदिन बातें होती हैं। धीरे 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 घड़ी मुहूर्त को आ चुका जब विवाह होने वाला था। इधर द्वारका में सभी यदुवंशियों ने धूमधाम के साथ बलराम की बारात सजाई है। वसुदेव अत्यंत प्रसन्न हैं। बारात सजाने के बाद में बलराम जी को दूल्हा बनाया गया। दूल्हा बना करके बारात लेकर के चले। बारात लेकर के चले। धीरे 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 बारात अरण्यत नगरी में जाकर के पहुंची। अरण्यत नगरी में जब पहुंची है, महाराज रेवत को पता चला, बड़ा स्वागत सम्मान किया है, सुंदर जनवासा दिया है सभी यदुवंशियों को।
सबको सुंदर जन्माशा दिए। भक्तजनों बड़ा स्वागत संबोधन हुआ। उसके बाद रात्रि वेला हो गई और शाम की रात्रि वेला होती है तो फिर बारात फेरी का नंबर आता है। बलराम जी को वहां से उठाया गया है और बारात फेरी का नंबर आया है। बारातों में बैंड आज भी जाते हैं, बारातों में बैंड पहले भी जाते थे, लेकिन पहले देवराज इंद्र का बैंड जाता था। हाँ, ऐसा नहीं है कि पहले बैंड न जाते, बाजे पहले भी जाते थे भक्तजनों, लेकिन आज में और पहले में फर्क बहुत हो गया। देवराज के बाजे के गाजे बाजे के अनुसार बलदाव जी की बारात फेरी चल रही है दरवाजे के लिए। बारात चढ़ती है, आज भी चढ़ती है, पहले भी चढ़ती थी, तो दरवाजे के लिए धीरे धीरे बारात फेरी करती हुई चली है। भक्तजनों, हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग पहले बहुत समझदार थे, लेकिन आज के समय में जो लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे, कोई भी शायद एमकॉम बीएड से नीचे नहीं होगा, शायद कोई पीएचडी की हो, फिर भी कोई अक्सर व्यक्ति नहीं। ये बताने के लिए जा रहा हूं, इतना शिक्षित समाज होने के बाद भी सभ्यता देखने के लिए नहीं मिलती। आज के समय में शिक्षित समाज में भी सभ्यता देखने के लिए नहीं मिलती। कैसे? दिल्ली से एक बारात आई थी, कहा कुरावली के नजदीक। बारात में तो बहुत लोग आए थे, लेकिन परिवार में 4 लोग थे केवल, लड़का, लड़के की बहन, लड़के की माँ और लड़के का पिता। अकेला लड़का था और उसी लड़के की बारात आई। मैं ये समझाने के लिए जा रहा हूं कि शिक्षित लोगों में भी सभ्यता देखने नहीं मिलती। गौर करेंगे। बारात गांव में पहुंची, शाम को फेरी का नंबर आया, घोड़चड़ी हुई, घोड़ी पर बैठ करके लड़के बारात चढ़ने लगी। और बारात जब चढ़ने लगी, उधर तो बलराम जी की बारात चल रही, इधर बारात चढ़ी तो बैंड वालों ने एक गाना गाया। कौन सा? बैंड वालों ने गाना गाया कि आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी। इतना कह पाए बैंड वाले बस। लड़के ने देखा कि बैंड वाले गाना बहुत अच्छा गा रहे, घोड़ी से उतर पड़ा। उतरने के बाद वो नाचना शुरू हो गया, और जब नाचना शुरू हो गया वो भी गाने लगा यही गाना। कौन सा? आज मेरे यार की शादी है। हालांकि जब मम्मी ने सुनी कि हमारा लड़का नाच रहा, और हम तो अपने जमाने के सुपरस्टार रहे हैं, हम भी नाचना जानते हैं, तो लड़के की माँ भी नाचने लगी और वो भी वही गाने लगी कि आज मेरे यार। लड़के की बहन ने देखा कि भैया नाच रहे, मम्मी नाच रही, तो हम गा रहे हैं। वो बहन भी नाचने लगी और उसने भी यही कह दिया बिना सोचे समझे कि आज मेरे यार। पापा ने देखा कि हमारी पत्नी नाच रही, लगा नाच रही, बेटियों नाच रही, हम कहाँ रह जाए। पिता भी नाचने लगा, उन्होंने भी वही कहा कि आज मैंने। अब गौर करिए सभ्यता, मम्मी भी वही कह रही है, बहन भी वही कह रही है, पापा भी वही कह रहे हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो देश भारत में वो सभ्यता देखने के लिए नहीं देते। दूसरा तरीका और है, बातें और भी है। ज्यादा पढ़े लिखे की बात छोड़ दो, थोड़े कम पढ़े लिखे में आ जाइए। और सबसे ज्यादा सभ्यता में नाश जो हुआ है,
और 100 रुपये श्रीमान चौधरी श्यामवीर सिंह ये सीकर के रहने वाले हैं।